ठीक है, तो आप लोग कल यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे किसी पॉइंट पे। ठीक है, पहला केस समझ आ गया था कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कंसोलिडेशन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से कम है, ठीक है, ऐसा कब होता है? एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं। लेट्स से कि आपके पास ऐसा कोई सॉइल था और उस पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था पहले केस। कल को ऐसा हुआ, आज को सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। सर कशात द्या नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें? हेलो, जी सर। स्क्रीन होगी ऑफ? नो सर, स्क्रीन तो ऑन है। अब हो हो गई। गई। स्क्रीन मिररिंग ऑन, देखना चेक करना जरा। नहीं ऑन है, नहीं सर। दिख रहा है? नहीं है। जो पहले मैंने बोला सुनाई दिया कुछ? नो सर। नहीं सुनाई दिया। सर कुछ नहीं, थोड़ा सा वो एग्जाम्पल का बस उतना ही। ओके, एग्जाम्पल समझ आया आपको? नहीं, कहाँ तक सुना एग्जाम्पल? वो सुना ही नहीं एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल में ये दे रहा था, आप राइट वाले केस में देखो। इस वाले केस में क्या है कि एक सॉइल पर बिल्डिंग बना हुआ है। हेलो जी सर, जी हेलो, सर। मुझे लगा फिर डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, तो कोई ना कोई बीच में बोलता रहो, ठीक है, मेरी बात पे रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे पता लगता रहे कि आप लोग वहां पर हैं। अच्छा, अगर ये बिल्डिंग का लोड लगा है तो सॉइल क्या हो चुका है? कंसोलिडेट हो चुका है बिल्डिंग के लोड के अंदर, ठीक है। तो कल को क्या हुआ, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर वाले आए, उन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि आज सॉइल पर उतना लोड नहीं है जितना कि बिल्डिंग होने पर था, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार इज लेस देन द प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा था जो सॉइल ने फेस किया था आज की स्ट्रेस से, तो सॉइल को क्या कहेंगे हम लोग? ओवर कंसोलिडेटेड। ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि इस सॉइल पर बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, पहले अब देखो ये केस समझो कि पहले ऐसे है सॉइल सिंपल, और नेक्स्ट केस में हमने इसमें बिल्डिंग बना दी। नेक्स्ट केस में बिल्डिंग बना दी है। बहुत लंबे टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टाइम बहुत गुजर चुका है। आज की डेट में जो सॉइल में स्ट्रेस है, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के बराबर नहीं है क्या? मतलब आज जो सॉइल स्ट्रेस फेस कर रहा है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस है। ये केस को मैं क्या कह दूंगा कि ये सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड है, ठीक है। और थर्ड केस समझो कि अभी ये सॉइल है, इस पर लगा करके हमने कोई फिल प्लेस किया है, सॉइल का कोई और लेयर प्लेस किया है फिल, जिसको मैं कहूंगा कि रिसेंट फिल है। सॉइल के ऊपर कोई फिल कर दिया, मतलब कि बिल्डिंग भी बना सकते हैं। अभी क्या है, इस सॉइल के अंदर जो वैल्यू है इफेक्टिव स्ट्रेस का, वो वैल्यू ग्रेटर देन है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से। ये हम तब लिख पाते हैं जब
अभी के सॉइल ने फर्दर कंसोलिडेट होना है, मतलब अभी सॉइल रिसेंट फिल का मतलब यहाँ पर ये है कि सॉइल के अंदर कंसोलिडेशन का प्रोसेस चालू हो चुका है पर खत्म नहीं हुआ अभी। अभी सॉइल को मैं क्या कहूंगा, अंडर कंसोलिडेटेड, अंडर कंसोलिडेटेड। इज दिस क्लियर? तो तीन तरह के सॉइल बन गया आप लोगों के सामने, एक अंडर कंसोलिडेटेड, एक नॉर्मली कंसोलिडेटेड और एक ओवर कंसोलिडेटेड। अब बताओ मैं इक्वेशन क्या लिखूं? अब ये बताओ ये कौन सा सॉइल है? सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा सी बार। ये बताओ ये कौन सा सॉइल है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड। वेरी गुड। सिग्मा बार इज लेस देन सिग्मा सी, कौन सा सॉइल है? ये ओवर कंसोलिडेटेड। ओवर कंसोलिडेटेड। बिल्कुल सही, ओसी सॉइल या फिर प्री कंसोलिडेटेड बोलूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट है सिग्मा बार ग्रेटर देन सिग्मा सी बार, मतलब अभी उसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो उतना नहीं बना, मतलब क्या है कि सॉइल ने अभी अभी भी कंसोलिडेट होना है, दैट मींस दैट इज अंडर कंसोलिडेटेड। बस यही चीज तो समझा रहा था कल में, ठीक है। सुबह सुबह जल्दी समझ आ गया आपको? नींद लगी होती है ना। चलो ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे रेशियो होता है, उसकी बात भी कर लेते हैं, दैट इज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लेंगे। दिस इज ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ठीक है। इसे हम ओसीआर भी कहते हैं। तो ओसीआर जो रेशियो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ योर प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस अपॉन इफेक्टिव प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस। समझ आ गया रेशियो? अब मुझे बताएं इस रेशियो का वैल्यू 1 कब होगा? केसेस आपको बताने हैं, ग्रेटर देन 1 कब होगा और लेस देन 1 कब होगा। 3 केस बनेंगे। 1 होगा बताओ। सर जब नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगा, ग्रेटर देन 1 होगा सर जब ओवर कंसोलिडेटेड होगा, तो लेस देन 1 जब ये अंडर कंसोलिडेटेड होगा। बिल्कुल सही। 1 मतलब दोनों स्ट्रेसेस बराबर हैं, दैट मींस अंडर कंसोलिडेटेड। ग्रेटर देन 1 मतलब सिग्मा सी बड़ा है सिग्मा बार से, तो अभी भी सॉइल क्या है, प्री कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है। और ओसीआर लेस देन 1 व्हेन सॉइल इज, नहीं पहला पहला गलत लिख दिया ना, पहला नॉर्मली पहला कंसोलिडेटेड, नॉर्मल नॉर्मली कंसोलिडेटेड एंड थर्ड इज अंडर कंसोलिडेटेड। इज दिस क्लियर? ठीक है यार, इसको मत भूलना, ठीक है। कॉपी में लिख लो, स्टार मार्क करके क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। एसएससी का पेपर किस किसने दिया इस बार? दिया किसी ने एसएससी का पेपर? नहीं तो नहीं जी। एसएससी में इस बार न्यूमेरिकल बना, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, जीएम इक्वल टू जीएस अपॉन 1+E करवाया था क्वेश्चन इस पे, पहला ही फॉर्मूला करवाया था, फॉर्मूला इस पे न्यूमेरिकल बना है इस बार, ठीक है। और दो क्वेश्चन आए हैं आपके मेरे पास एक्चुअली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं 35 के अराउंड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि ये बच्चों से पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन है, सीबीटी पेपर होता है तो सीबीटी में मतलब आपको हार्ड कॉपी तो मिलती नहीं पेपर की बाहर, तो वो याद रखते हैं क्वेश्चन कौन से थे शायद, तो वो ऐसे थोड़ी तुक्काबाजी भी होती है उसमें, पर कुछ क्वेश्चन बच्चे लिख करके ले आते हैं किसी तरीके से, तो वो उसमें क्वेश्चन मेरे को 3-4 दिखे हमारे रेलेवेंट। तो एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट, बाकी 2 क्वेश्चन आते डिफ्लेक्शन में से, और डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब जैसे कि आपका कैंटिलीवर है, इसके पॉइंट लोड लगा है एंड पर, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर पॉइंट लोड लगा है, इस तरह से, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले कहा था, डिफ्लेक्शन के अंदर 95% जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आ जाते हैं, डिफ्लेक्शन चार्ट में से जो करवाया स्टैंडर्ड केसेस वाला, ठीक है। और पहले ये जो चैप्टर है मैंने ये भी करवाया था आपको फॉर्मूला की, क्वेश्चन बनता है इन फॉर्मूलाज पे पहले चैप्टर के अंदर, तो वो आप लोग ध्यान दे देना वहां पे, ठीक है। बाकी कुछ मेरे को रेलेवेंस दिखे नहीं, थोड़े भी क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में से, बाकी दूसरे वाले ज्यादा क्वेश्चन थे, जो 35 क्वेश्चन मेरे सामने आए थे बाकी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। वो आपसे रोहित से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर रिमोट ऊपर ले जाइए सर। यहाँ पर हाँ हो गया सर, हो गया, डन, हो गया हाँ सर। ठीक है। अब मुझे जो कल हम बना रहे थे ग्राफ, वो बनाने में हेल्प करेंगे। ये डॉटेड लाइन जो बनाया है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा स्ट्रेस लिखूं मैं एक्स एक्सिस पे? सिग्मा सी सिग्मा सी बार, सिग्मा सी बार। और यहाँ पे कर्व का किस तरह से आएगा वो भी बात करी थी हमने। यहाँ पे कर्व कैसा आएगा, मोर ओवर एक
इस तरह से फ्लैट कर्व आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब स्लाइटली इसका जो कर्वेचर होता है, स्लाइटली कर्वेचर क्या होगा इसका, इस तरह का कर्वेचर बन रहा है, इस तरह का। कौन सा कर्वेचर होता है, स्लाइटली अपवर्ड, स्लाइटली कन्वेक्स अपवर्ड। और इसके बाद किस तरह का कर्वेचर शुरू होगा, इस तरह का, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉनकेव अपवर्ड्स, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ई वर्सेस सिग्मा बार कर्व में, ई वर्सेस सिग्मा बार कर्व में आपका उसी सॉइल का क्या कर्व है, तो आप क्या बोलोगे, स्लाइड स्लाइडली स्लाइटली कन्वेक्स अपवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड किसके लिए है, आपके नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का, ठीक है। ये जो रेंज है, ये जो हम ब्लू वाला जो हमने कर्व बनाया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को रिकम्प्रेस कर रहे हैं, मतलब कि प्री कंसोलिडेशन से पहले का स्ट्रेस है सारे, ठीक है। हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, रिकम्प्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है रिकम्प्रेशन कर्व। इस कर्व को बोलते हैं रिकम्प्रेशन कर्व, ठीक है। एनसी सॉइल के लिए या कनकेव अपवर्ड के लिए हम कंप्रेशन इसको बोलते हैं। ये लोडिंग जो है पहली दफा लगी है, फर्स्ट टाइम, तो इसका नाम पड़ जाता है वर्जन कंप्रेशन कर्व, वर्जन कंप्रेशन कर्व। इज दिस क्लियर? अच्छा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने कहा था स्वेलिंग भी कराते हैं, अगर सपोज करो हमने यहाँ पर स्वेलिंग करा दिया इधर से, लेट अस से कि इस पॉइंट से स्वेलिंग कराया हमने, तो वापस से सॉइल क्या होगा, स्वेल होगा, ठीक है। तो जो वॉइड रेशो इसकी अभी करंट होगी, तो क्या ओरिजिनल पे पहुंच जाएगा, नहीं, अगर ये ई नॉट है, ओरिजिनल पे नहीं पहुंचेगा, कुछ उससे कम वैल्यू पे पहुंचेगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर वापिस से लोड करेंगे, तो वापिस से हम उसको क्या कर रहे हैं, अब देखो जिस पॉइंट से आपने उसको अनलोड किया, तो वो स्ट्रेस इसकी क्या बन गई, अब नहीं बन गई, वो उसके लिए सिग्मा बार न्यू है, बात समझ आ रही है। अब उसके लिए कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या चेंज हो चुका, इतना स्ट्रेस का वैल्यू फेस कर चुका है, उसको वापस ले गए रीलोड करके, अब आगे क्या बनेगा फिर से, और फिर से क्या बनेगा इस तरह से, रिकम्प्रेशन करो फिर से बनेगा रिकम्प्रेशन का। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सपेंशन कर्व, एक्सपेंशन कर्व बोल सकते हैं, स्वेलिंग कर्व बोल सकते हैं, जो इसके 2-3 नाम आप ले सकते हो, ठीक है। और वापस से सॉइल आके अगर फिर से लोड कर दे, तो वापस आके सॉइल कहाँ जुड़ेगा, आपकी वर्जन कंप्रेशन कर्व के आगे, मतलब फिर से आगे किसमें चलेगा, वो वर्जन कंप्रेशन कर्व में, वर्जन कंप्रेशन कर्व, ठीक है, इसे नोट कर लो। हो गया सर। डन सब लोगों का। अच्छा और दूसरा कर्व बनता है, हमने पहले भी कल भी बात की थी, एक और कर्व बनता है, हम किस चीज का कर्व बनाते हैं, ये वर्सेस लॉग सिग्मा इस एक्सिस पे होता है लॉग सिग्मा बार, और यहाँ होता है दिस इज कर्व फॉर पी वर्सेस लॉग सिग्मा बार का, एक और कर्व यहाँ पे हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
और अगेन इसमें मैं एक स्ट्रेस का वैल्यू बनाऊंगा, ठीक है। दिस इज अगेन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, तो इसको मैं लिखूंगा लॉग सिग्मा सी बार, ठीक। और स्टार्ट करेंगे लोड करना, तो पहले क्या बनेगा आपका रिकम्प्रेशन कर्व, ठीक है। उसके बाद इस कर्व में क्या चेंज आती है, स्टार्टिंग में जो आपका सॉइल रिकम्प्रेशन कर्व दिखा रहा है, ठीक है, उसका कर्वेचर कैसा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड, वो सेम रहेगा पोर्शन कॉन्वेक्स अपवर्ड। उसके बाद क्या है, जो ओसी रीजन के लिए है वो चेंज हो जाता है, वहां पर क्या था, कॉनकेव शेप बना था कुछ, और यहाँ बनता है स्ट्रेट लाइन, इसमें बनता है स्ट्रेट लाइन। वेट वेट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आगे स्क्रीन यस सर, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, देखना। यस सर। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज योर वर्जन कंप्रेशन कर्व, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक। किसी पॉइंट पर अगर एक्सपेंड करना है कर्व को, यू कैन एक्सपेंड, तो इस तरह से कुछ एक्सपेंशन होता है, ठीक। अब वापिस से आके ये कैसे जोड़ेगा, इस तरह से, this is expansion curve, this is recompression। डिकम्प्रेशन कर्व आके ज्वाइन होगा सेम लाइन पर और सेम स्लोप से आगे वो बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। दिस इज आल्सो वर्जन कंप्रेशन कर्व। डन। यहाँ सॉइल आपका ओसी है, यहाँ सॉइल आपका एनसी है, नोट इट। आपका दूसरा साइड कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है रोहित सर का, रेलवे रेलवे कितना हो गया वो? खत्म हो जाएगा इस हफ्ते से, एक लेक्चर उससे जो है एक या दो, एक या दो लेक्चर है, फिर उसके बाद आता हूँ। तो सॉइल के अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सॉइल में आई थिंक 5-6 लेक्चर और लग सकते हैं। शेयर स्ट्रेंथ बचा है सर एक और, बेरिंग प्रेशर कुछ टेस्ट बचे हैं, ठीक है। बेरिंग मेरे को ऐसा ना करें कि सॉइल पहले खत्म कर लें हम लोग, हाँ ये वो वाला भी ठीक हफ्ता है। लगा के। रेलवे खत्म कर लेते हैं ना, एक लेक्चर रेलवे को लगेगा, फिर आप कंटिन्यू कर देना और सॉइल खत्म कर देना अगले हफ्ते, वरना फिर एक रेलवे एक लेक्चर के लिए रह जाएगी। चलो जैसे अगर पॉसिबिलिटी बनती है रेलवे करवा देंगे, वैसे हमने यही सोचा है कि हमने जो डिसाइड किया वो यही किया कि सॉइल पहले खत्म कर लेते हैं, फिर रोहित सर ही कंटिन्यू करेंगे आपके साथ थोड़ी देर, और आई थिंक वो रेलवे के बाद आपके साथ एफएम भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रेक आ जाता है तो फिर वो क्या मोमेंटम थोड़ा सा टूट जाता है, यस तो सर। अभी थोड़ा सा ये है कि मोमेंटम तेज करना पड़ेगा, अदरवाइज सिलेबस रह जाएगा। तो जैसे मुझे लगता है पहले मैं सॉइल कंप्लीट कर लेता हूँ, रेलवे का कोई इतना इशू नहीं है, वो तो फैक्चुअल चीजें हैं, वो तो आप याद भी कर लोगे, ठीक है। बड़े सब्जेक्ट सर दो ही बचे हैं, एक एफएम है और एक वो पर्ट सीपीएम वाला है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले सॉइल खत्म करा देते हैं, दैट इज मेरे को लगता है वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि फिर रोहित सर को ब्रेक करानी पड़ेगी ऑफलाइन क्लास, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ सॉइल, उसके बाद वो रेलवे भी करेंगे, साथ में एफएम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। पहले सॉइल खत्म कर लेंगे, ऐसे सॉइल को अगर मैं थोड़ा ब्रेक कर दूंगा ना अभी, फिर वो मोमेंटम टूट जाएगा सॉइल का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी सॉइल चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपका एक लेक्चर की सेविंग हो जाएगी, अगर सॉइल लगातार चलेगा ना,
हम्म, हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये नोट हो गया सबका। यस सर। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। पॉइंट लिखते रहेंगे, सब कुछ समझा दिया मैंने, जहां मैं एक बार जब रिपीट करूंगा फिर समझाऊंगा, पहले सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे, उससे काम थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग साथ साथ में पॉइंट्स लिखते रहें। आप डिटेक्ट फर्स्ट करते पॉइंट जाओ। इज, हाँ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। शेप ऑफ द कर्व, क्या बोलूं मैं, इज रिलेटेड टू इट्स, बार बार मैंने शब्द बोला है, स्ट्रेस हिस्ट्री इज रिलेटेड टू इट्स स्ट्रेस हिस्ट्री, ठीक है। तो सॉइल को याद रहती हैं चीजें। सॉइल टेंड टू रिटेन द इफेक्ट ऑफ stress changes that have taken place in the geological history in the form of its structure. Second point, the soil is normally consolidated, क्या बोलूं, सॉइल को हम नॉर्मली कंसोलिडेट कब बोलते हैं, जब आज का स्ट्रेस उसका मैक्सिमम स्ट्रेस है जो उसने फेस किया है ना, जब उसका सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा सी बार। सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड व्हेन the existing effective stress is the maximum that the soil has ever experienced. In its stress history, ठीक है। दैट मीन्स आज का इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा सी बार। थर्ड पॉइंट, the maximum value of stress that the soil has ever experienced is called pre-consolidation stress, यानी कि सिग्मा सी बार, ठीक है। एंड इफ सिग्मा बार इज लेस देन सिग्मा सी बार, तो सॉइल को मैं क्या बोलूंगा, सॉइल इज कॉल्ड प्री-कंसोलिडेटेड, या फिर ओवर कंसोलिडेटेड, दोनों ही सही है, ठीक है। पहले इतना देखो फिर आगे चलते हैं। सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड कब होती है, कब होगी, मतलब होगा कब फील्ड के अंदर, जब म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे। हाँ, तो जम्मू के अंदर काफी ड्राइव चल रही है इस टाइम, ठीक है। आई डोंट नो कि श्रीनगर में चल रहे हैं कि नहीं चल रही है, इधर म्युनिसिपैलिटी बहुत एक्टिव हुआ है इस टाइम, बड़े स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जा रहा है स्टेट लैंड पे जो बने हैं, यस तो वो सब सॉइल ओवर कंसोलिडेट कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी वाले, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि डिमोलिशन ऑफ एनी बिल्डिंग ऑन द स्ट्रक्चर कॉजेज द सॉइल टू बी ओवर कंसोलिडेटेड, या फिर कोई ऊपर का प्रेशर ओवरबर्डन जो है उसके ऊपर सॉइल पर वो इरोड हो गया, कोई फिजिकल एजेंट ने उसको क्या कर दिया, सॉइल के हिस्से को कुछ इरोड कर दिया, तो नीचे आज जो सॉइल होगा वो कम स्ट्रेस में होगा, ठीक है। तो मैं कुछ अब इसके रीजंस लिखूंगा कि ओवर कंसोलिडेशन क्यों होता है सॉइल्स में। चलें आगे।
over consolidation is due to various reasons. इसके रीजंस आप लोगों ने ध्यान देने। फर्स्ट रीजन हो गया आपका इरोजन ऑफ ओवरबर्डन। समझते हैं बात को, ठीक है। जैसे कि पहले सॉइल कितना डेप्थ था, दूसरे केस में क्या हुआ, ये जो ऊपर इतना पोर्शन है ये उड़ा करके पानी ले गया, अब सॉइल इतना ही रहा केवल, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाएगी क्योंकि इतना वेट ऑफ सॉइल पे है नहीं, ठीक है, समझ गए। सेकंड पॉइंट, परमानेंट राइज इन वाटर टेबल। इससे बताओ कैसे होगा। पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। ये तो समझ आता होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट या फिर ग्लेशियर, ठीक है। कोई आइस शीट था सॉइल पर, उसका वेट था, कल को मेल्ट होकर के निकल गया, अब सॉइल के नीचे जो स्ट्रेस है दैट इज लेस। फोर्थ इज डेसिकेशन ऑफ क्ले। डेसिकेशन ऑफ सॉइल, डेसिकेशन हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था ओरिजिन के अंदर। व्हाट इज डेसिकेशन? ड्राइंग अप ऑफ सॉइल इज नोन एज डेसिकेशन। ड्राइंग अप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आई थिंक पहले वाला रीजन आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरा रीजन क्या है, लेट्स से कि आपका वाटर टेबल फर्स्ट केस में इधर है इस तरह से, और सेकंड केस में वाटर टेबल यहाँ आ गया, ग्राउंड सरफेस पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आप इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे होंगे किसी भी पॉइंट पर, तो ऊपर वाली सॉइल के लिए क्या यूज कर रहे होंगे, गामा बल्क या गामा ड्राई, कुछ भी होगा, ठीक है। सेकंड केस में आप क्या यूज करेंगे, गामा सबमर्ज, पूरे सॉइल के लिए। तो यूनिट वेट कम हो गया, गामा सबमर्ज तो देखो कितना कम होता है सबसे, ठीक है। तो यूनिट वेट कम हुआ तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गया हर पॉइंट। तो परमानेंट राइज इन वाटर टेबल will cause soil to over consolidate. थर्ड, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, वेट था सॉइल आइस शीट का, ग्लेशियर का, वो पिघल करके निकल गया तो वेट कम हो गया। फोर्थ इज डेसिकेशन, कोई सॉइल है इस तरह से, ठीक। इसके केस में क्या है कि वाटर टेबल नीचे नहीं जा रहा आपका, ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो डेसिकेट हो रहा है। डेसिकेट मतलब सूख रहा है। तो जब वो सूखेगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा? नहीं यार, सोचो जरा, कैसे कैसे डिक्रीज होगा? सर वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा टोटल। पहले पानी का वेट भी बीच में आ रहा था ना, अब वेट आपका क्या हो गया, कम हो गया, बिल्कुल, ठीक है। गामा, ठीक है। तो आपका टोटल स्ट्रेस जो बेसिकली है वो डिक्रीज हो गया आपका। इस केस में टोटल स्ट्रेस डिक्रीजेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेस कैसे डिक्रीज हुआ, गामा टी के आप लोगों ने उसकी जगह क्या लोगे, या तो गामा ड्राई लोगे या गामा सेट की जगह गामा ड्राई लोगे, ठीक है। बट ग्राउंड वाटर टेबल तो सेम रहेगा, ग्राउंड वाटर टेबल तो सेम रहेगा। किसी पॉइंट पे नीचे वाटर टेबल होगा ना इस तरह से, अगर वो सूख रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वहां, उसका मतलब ये है कि वो जो मॉइस्चर था उसके अंदर वो सूख गया। अगर वाटर टेबल होता तो कभी भी नहीं सूखता, ठीक है। ये वाटर टेबल का साइन गलत बनाया यहाँ पर, इसको यहाँ पे अर्थ का साइन बनाना था, ये समझो बात को, ठीक है। वाटर टेबल तो नीचे है इस तरह से, ठीक है। इस केस में क्या है, वाटर टेबल अपनी जगह रहेगा तो पोर वाटर प्रेशर सेम रहा, पोर वाटर प्रेशर सेम रहा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, सिग्मा बार का क्या फॉर्मूला है, टोटल स्ट्रेस माइनस यू। तो टोटल स्ट्रेस कम हो गया, सी कांस्टेंट रहा, तो सिग्मा बार क्या हो गया, डिक्रीज नहीं हुआ। बात समझ आई? यू आपका कांस्टेंट रहा, पोर वाटर प्रेशर तो उतना ही रहा। आपका अपर लेयर जो है सॉइल का वो सूखा है, वहां पर वाटर टेबल नहीं है, वाटर टेबल नीचे है सॉइल में कहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, डेसिकेशन ऑफ क्ले, सॉरी डेसिकेशन ऑफ सॉइल विल लीड टू
will lead to soil to get over consolidated. ठीक है, नेक्स्ट रीजन लिख लेते हैं, फिफ्थ वाला, वो म्युनिसिपैलिटी वाला। उसमें क्या है, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिमूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। ये नोट हो गए पॉइंट सारे। चले नेक्स्ट चले। ओके, अच्छा मुझे बताओ जरा, कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? नहीं नहीं, वो कंसोलिडेशन होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी आपके पानी ना हो तब भी आ जाएगा। देखिए वॉइस जिसकी आ रही है डिस्टरबेंस, प्लीज माइक को ऑफ कर दें। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी होता है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस लगाने पर वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। अगर किसी सॉइल के अंदर वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है, डेल्टा वी ज्यादा आता है, तो वो सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कंप्रेसिबिलिटी को, कंप्रेसिबिलिटी इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट लोड, इंक्रीज इन स्ट्रेस, पर यूनिट इंक्रीज इन स्ट्रेस। ठीक है, तो कौन सा सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल है, एनसी की ओसी? कल पॉइंट में भी लिखाया था, एनसी सॉइल NC soil is much more compressible than OC soil। ठीक है, और ग्रैनुलर में और फाइन ग्रेन में कौन सा कंप्रेसिबल ज्यादा है, वो भी कल लिखाया था। Fine. Clays are much more compressible than granular soils। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हियर इज, ये जो लाइन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछते हैं हमें, आपने यहाँ ध्यान रखना है, ई वर्सेस लॉग सिग्मा बार पूछा है या सिग्मा बार पूछा है। ठीक है, तो ई वर्सेस लॉग सिग्मा बार कर्व फॉर एनसी सॉइल क्या लिखूं? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड फॉर ओसी सॉइल Convex. कन्वेक्स, पूरा बोलना, कन्वेक्स अपवर्ड, कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स अपवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, a recompression curve will ultimately joins किसको? वर्जन कंप्रेशन कर्व, Divergent compression. वर्जन compression curve and further compression occurs along the original वर्जन compression curve। इस लाइन का मतलब पता क्या है, कि जैसे कि आप लोगों ने इस पॉइंट पे आके रीलोड किया सॉइल को, ठीक है, आप मतलब कि लोड हटाया, फिर उसको वापस से रीलोड किया, अब ऐसा नहीं जाएगा, है तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो किसमें फॉलो होगा आपका? अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये नहीं, ये सही, ये पॉइंट समझ आ गया, ओरिजिनल कंप्रेशन कर्व। ठीक है, नोट करें इस पॉइंट।
नेक्स्ट हो गया नोट ये? यस सर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज during compression changes in soil structure continuously takes place and soil does not revert back to original structure during expansion। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं कि एक्सपेंशन के ड्यूरिंग वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंचेगा सॉइल। ठीक है, इसमें चेंजेस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। नेक्स्ट इज compressibility of clay can be represented by one of the following coefficients। तो कुछ कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी पढ़ना ध्यान से। उन कोफिशिएंट्स से हम क्या डिनोट करते हैं? क्ले का कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारे लिए क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फर्स्ट कोफिशिएंट है दैट इज कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स इसे डिनोट करते हैं हम लोग सीसी के साथ, सीसी। अब देखो इसको याद करो जरा ग्राफ को, ई वर्सेस लॉग सिग्मा ग्राफ को। एनसी रीजन के लिए सॉइल का कर्व कैसे बनता था इसमें बताओ? एनसी सॉइल के लिए ये बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है। सीसी और कुछ नहीं, इसी का क्या है? स्लोप है। ठीक है, सीसी इज द स्लोप फॉर दिस लाइन। ठीक है, पहला पॉइंट मैं ऐसा लिख लूंगा, सीसी इज द स्लोप ऑफ straight line portion of E versus log sigma bar curve। E versus log sigma bar। किसी भी चीज का स्लोप कैसे निकालते हो? ठीक है, dy upon dx। तो ऐसा लिख सकता हूँ, cc is equal to E divided by log of sigma। ठीक है, this is E naught, this is E1, this is log sigma 1 bar, log sigma 2 bar। तो cc y एक्सिस पे क्या है? डेल्टा ई, चेंज इन वॉइड रेशियो, अपॉन log sigma 2 bar upon sigma 1 bar। Is this clear? Yes, sir. This is your formula for cc। सेकंड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखो इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा हो। हर किसी एग्जाम में अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी पूछी हैं, सीसी के पॉइंट्स पूछे हैं। पहला पॉइंट तो ये आ गया कि स्ट्रेट लाइन पोर्शन है ऑफ ई वर्सेस लॉग सिग्मा बार कर्व का। सेकंड पॉइंट पूछता है एग्जाम के अंदर, सीसी का सिग्निफिकेंस किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए? ओसी के लिए कि एनसी के लिए? अब देखो सीसी को तो हम लोगों ने डिफाइन इस तरह से किया है, सीसी इज द स्लोप फॉर स्ट्रेट लाइन पोर्शन। तो स्ट्रेट लाइन पोर्शन कौन सी सॉइल के लिए होता है? एनसी सॉइल के लिए होता है। तो सीसी हैज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर एनसी सॉइल। ठीक है, ओसी सॉइल में यू कैन नॉट यूज सीसी।
और रिप्रेजेंट इट्स कंप्रेसिबिलिटी। देखो कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है, सीसी इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो। देखो वॉइड रेशियो में चेंज आ रहा है तभी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डिवाइड अपॉन चेंज इन इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो देखो आपको दिख रहा है बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है इसके, सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार, तो ये चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, डेल्टा लॉग सिग्मा बार। इज दिस क्लियर? ठीक, तो सीसी हैज significance और inches. or only for NC soil. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में जो बनता है, क्या सीसी का वैल्यू किसी एक सॉइल के लिए कांस्टेंट है या डिफरेंट है? कांस्टेंट। देखो सीसी स्ट्रेट लाइन पोर्शन है, लीनियर कर्व है यहाँ पर, तो लीनियर कर्व का मतलब, लीनियर कर्व का मतलब लीनियर आपका लाइन है, लीनियर लाइन का मतलब ये होता है कि स्लोप हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, Same. हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, तो सीसी का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना। हम लोग नहीं कहेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस ले लो तो उस पे सीसी का वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस ले लो उस पे सीसी का वैल्यू डिफरेंट है। तो मैं इसमें इसके लिए स्पेशली ये कह सकता हूँ कि सीसी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, तो पहली पॉइंट लिखेंगे सीसी हैज ए कांस्टेंट वैल्यू, सीसी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू, स्टार मार्क, for a given type of soil, given type of soil. Next point, CC is not a function of, not a function of effective stress, star mark. Done. हो गए पॉइंट, नोट हो गए सभी? Yes, sir. Let us say we have two graphs for CC. एक प्लॉट ये है और एक प्लॉट ये है, दिस इज सॉइल ए, दिस इज सॉइल बी। हमने सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी सॉइल की। मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा कंप्रेसिबल है, ए की बी? बी सर। आप समझ नहीं रहे बात को। लेट अस से यू हैव टू वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस लाइक दिस, सिग्मा 1 बार, सिग्मा 2 बार, सेम स्ट्रेस का वैल्यू लगाया, ठीक है, इसमें ई नॉट है, ए के लिए सर डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 ज्यादा होगा सर उसी में। ठीक है, देखो किसके लिए ज्यादा ड्रॉप हुआ है वॉइड रेशियो, इसके लिए इतना हुआ पहली सॉइल के लिए, और दूसरी सॉइल के लिए कितना हुआ, इतना, ठीक है। तो डेल्टा एक चेंज किसमें ज्यादा आया है, वॉल्यूम का किसका चेंज आया है, बी सॉइल का। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इज जितना बड़ा सीसी का वैल्यू होगा, लार्जर इज द सीसी वैल्यू, उतना ही ज्यादा स्लोप स्टीप होगा, ठीक है, लार्जर इज द सीसी वैल्यू, मोर कंप्रेसिबल इज द सॉइल, मोर कंप्रेसिबल इज द सॉइल, ठीक है। Done. For most of this clays, ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा है यहाँ पे, इसको याद करना है। फॉर मोस्ट ऑफ द क्लेज जो सीसी का वैल्यू रेंज करता है दैट इज 0.1 to 0.8, 0.1 to 0.8, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर सीसी डायमेंशनलेस है, तो हाँ डायमेंशनलेस ही है अगर ऐसा लिखा है तो।
ऊपर इसमें वॉइड रेशियो है और नीचे स्ट्रेसेस हैं, log सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 बार, तो स्ट्रेसेस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या यूनिटलेस आ जाएगा ये। ठीक है, तो सीसी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ये याद रखना है कि सीसी इज डायमेंशनलेस। ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे ना अपने एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डायमेंशनलेस, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पुट हो सकता है, सीसी इज डायमेंशनलेस। ठीक है, कुछ इंपेरिकल रिलेशनशिप्स भी हैं हमारे पास जो हमें सीसी की वैल्यू बताते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस दोस। empirical relationships for determination of CC, for determination of CC बहुत सारे हैं, 7-8 हैं, सभी नहीं याद करने, जो याद करने हैं वही लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला रिलेशन है for undisturbed clay of medium to low compressibility, low sensitivity, medium to low sensitivity। पॉइंट यहाँ पे देखना है कि अनडिस्टर्ब्ड क्ले होगा आपका मीडियम टू लो सेंसिटिविटी। सीसी का वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं भूलना किसी भी शर्त पे, WL-10। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या करेगा वो बस लिक्विड लिमिट बोल देगा कि सॉइल का 40% है। ठीक है, तो सीसी निकालो, तो निकाल सकते हैं 0.009 40 - 10 × 30 कर लेंगे तो आपका सीसी आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी हमें WL रखना है यहाँ पे वो इन परसेंटेज रखना है। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया न्यूमेरिकल का। We have seen this question number of times। ठीक है, जस्ट छोटे पेपर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि लिक्विड लिमिट का वैल्यू बता दो और सीसी पूछ लो। ठीक है, to star over it, it's important, noted। सेकंड रिलेशनशिप फॉर रीमोल्डेड क्ले, रीमोल्डेड मतलब कि जो डिस्टर्ब्ड क्ले होती है। फॉर रीमोल्डेड क्ले अगेन दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 9 की जगह 7 रखना है, 0.007 WL-7, अगेन 7 दो जगह आएगा यहाँ पे। इसमें भी लिक्विड लिमिट आप परसेंटेज में रखेंगे। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला है सभी तरह की क्लेस के लिए, फॉर ऑल क्लेस। ठीक है, देखो यार कुछ मेंशन ही ना हो, यू विल ऑलवेज गो विद द फर्स्ट फॉर्मूला, तभी मैं इसको डबल स्टार पुट करता हूँ। कुछ भी मेंशन ना हो कि कौन सा क्ले है, जब तक वो कैटेगरी नहीं ना देगा क्ले का, तब तक आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर ऑल क्लेस योर सीसी वैल्यू इज 1.15 E0 - 0.35। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिख लो एक बार, अगर टाइम मिला तो नजर मार लेना। फोर्थ, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल या फिर क्ले सिल्स, इनऑर्गेनिक सॉइल क्ले सिल्स, सीसी वैल्यू इज 0.30 E0 - 0.27। यहाँ पे इनऑर्गेनिक लिखा है, बीच में मेंशन नहीं किया, इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल्स ये आएगा, फॉर इनऑर्गेनिक कोहेसिव सॉइल्स। फिफ्थ इज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, लेस लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ऑर्गेनिक सॉइल का सीसी कैसे निकालते हैं? वी हैव वन फॉर्मूला, सीसी इक्वल टू 1.15 × 10⁻⁷ WN, where WN क्या होता है? नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। Natural moisture content। Sixth, for low plastic soils,
CC is equal to 0.75 E naught minus 0.50। शुरुआत के दो याद कर लेना, बाकी अगर लगे कि सारी तैयारी होगी है, टाइम नहीं मिल रहा क्या पढ़ने, तो फिर ये पढ़ लेना। डन, ठीक है। तो सीसी तो आपका आ गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप। कंप्रेशन कर्व का स्लोप लिखना है, ये एक्सपेंशन कर्व भी है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम डिनोट कर देंगे सीसी के साथ। ये जो एक्सपेंशन कर्व है इस तरह से, इसका जो इंडेक्स होगा उसको सीई से डिनोट करेंगे, सीएस के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। सी स्वेलिंग, और वापस से जो रिकम्प्रेशन आता है तो रिकम्प्रेशन को करेंगे सीआर से डिनोट। एक्सप्रेशन सबके सेम है, मैं बताता हूँ किस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज स्लोप ऑफ E versus log sigma bar curve in recompression stage or over consolidation stage is termed as coefficient of recompression index, coefficient of recompression index डिनोट किया जाता है इसको। डिकम्प्रेशन है तो किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय CR। तो CR का फॉर्मूला देख लो, CR इक्वल टू डेल्टा E लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। फॉर्मूला विल रिमेन्स। यहाँ ध्यान देना, लॉग यहाँ पे लिखा है, लॉग n नहीं लिखा, तो ये बेस 10 होता है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर मुझे एक्सपेंशन स्टेज के लिए लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। The slope of E versus log sigma bar curve in portion of expansion is called as coefficient of swelling, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्वेलिंग और एक्सपेंशन, ठीक है, इंडेक्स। इसको नोट करते हैं CS के साथ। CS का भी अगेन सेम फॉर्मूला, डेल्टा E अपॉन लॉग 10 सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, वो सिंपल पूछेगा जो रिकम्प्रेशन कर्व है उसके इंडेक्स को क्या बोलते हैं, तो वो CR हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे। सर ये तो सर नहीं समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? नहीं आवाज नहीं आ रही ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है वो कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ठीक है। तो तरीका वही है निकालने का, हमने बस इसमें बोलना है कि दीज आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सीसी इज कांस्टेंट, ओनली सीसी इज कांस्टेंट। अभी हम जब एनसी सॉइल का जो ई वर्सेस सिग्मा बार वाला कर्व देखते हैं, उसमें वो क्या है, शेप कनकेव अपवर्ड शेप है वहां पर, उसका भी निकालेंगे। निकालने का तरीका, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक। मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो दो कर्व बनते हैं आपका, एक आपका ई वर्सेस लॉग सिग्मा बार कर्व आ गया, ठीक है। इस कर्व में यहाँ स्ट्रेट लाइन आता है। इस कर्व में क्या है कि जो सिग्मा सी से पहले जो वैल्यू है स्ट्रेस का, उसके लिए रिकम्प्रेशन कर्व जो आता है वो हमारा कन्वेक्स शेप अच्छा आता है, मतलब प्रीडोमिनेंट कन्वेक्स आता है, यहाँ पे कन्वेक्स आता है। वेयरएज जो हमने सिग्मा बार के लिए ड्रॉ करते हैं वहां पे लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है हमें, स्लाइटली,
वहां पे स्लाइटली कन्वेक्स होता है ऐसा। प्रीडोमिनेंस कहाँ आती है? लॉग सिग्मा वाले में, ठीक है, तभी उनको हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, इस कर्व में देखो उसके आगे कैसा है, उसके आगे तो यहाँ स्लाइटली रहेगा, स्लाइटली कन्वेक्स, या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो। इसको स्ट्रेट लाइन लिख दोगे ना तो कोई गलत नहीं कर सकता आपको, दिस इज राइट। बट लॉग वाले में इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज कन्वेक्स अपवर्ड। मेक दिस नोट इन कॉपी, ठीक है। इसमें नोट में डालो कि जो कन्वेक्स दिखेगा आपको, कन्वेक्स अपवर्ड, वो लॉग सिग्मा वाले में दिखेगा। आप इसमें स्लाइटली कन्वेक्स लिख लो, जैसे हमने लिखा था स्लाइटली कन्वेक्स, वो भी सही है। स्ट्रेट लाइन लिखोगे वो भी सही है। डन। कितनी देर तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास आज? तो लोग कुछ वर्किंग भी आप में से, मैक्स कितना एक्सटेंड कर सकते हैं क्लास आज? चलने दो सर, आज छुट्टी। 10 सर बजे तक। ठीक है सर, किसी 10 पौने 10 को बोलेगा सर। 10 क्या बजे हुआ? तक सर। सर किसी को 10 बजे? काम होगा वो बताएगा, हम तो फ्री हैं। अच्छा अच्छा, वो एक 10 बजे वाली आवाज आ रही है, और किसी को तो नहीं है प्रॉब्लम? और किसी को नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सर एक मिनट सर, थोड़ा आप ऊपर करिए सर, थोड़ा ये थोड़ा सा ग्राफ दिखाइए। जी, तो आपने मत ये कन्वेक्स इसी में आएगा, इस सिग्मा बार में, लॉग बार में तो स्ट्रेट ही आएगा। किसी भी मामले में इस वाले में कॉन्वेक्स आएगा, ये वाले में सर, सेकंड वाले में नहीं मैंने इस वाले नीचे वाले में सर। नीचे वाले में स्लाइटली कन्वेक्स लिखा है। अच्छा सर, ये इस सिग्मा वाले में हाँ जी, ई कन्वेक्स वर्सेस वाले में, यस, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, स्लाइड करना है। उसको स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। ठीक ठीक ओके। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। सर, हेलो। फिर से डिस्कनेक्ट हो गई सर। ब्रेकफास्ट करवा? हाँ करे। आज ना
हेलो जी सर। कनेक्शन चला गया था, ठीक है। तो अच्छा ये देखा आपने कब? स्क्रीन ऑफ। स्क्रीन ऑफ है। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वाईफाई। तो वाईफाई जब नेटवर्क चला जाता है तो ये बंद हो जाता है जूम अपने आप। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं बार बार रिकनेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि कल जितनी प्रॉब्लम नहीं है आज प्रॉब्लम थोड़ी कम है। कल तो 5 मिनट भी क्लास नहीं लगाने देता था, 1 मिनट भी नहीं लगाने देता था ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वी आर कंपेयरिंग, वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड बाय a सबस्क्रिप्ट b। ठीक है, डिनोटेड बाय ab। ab, ठीक है, एंड ab इज द स्लोप। ठीक है, कौन से किसके लिए? एनसी सॉइल के लिए। तो एनसी सॉइल का लिए ई वर्सेस सिग्मा बार कर्व में कैसा कर्वेचर आया था? तो कनकेव। दिस इज द कर्वेचर। ठीक है, इस तरह का कर्वेचर आया था। अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि आपका वहां पर जो सीसी था दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पोर्शन था, लीनियर पोर्शन था, तो वहां पे हर पॉइंट पे स्लोप सेम थी। यहाँ पर क्या है, इस कर्व के अंदर स्लोप हर पॉइंट पे अलग है, मतलब हर एक इफेक्टिव स्ट्रेस पे आपको क्या मिलेगा? अलग वैल्यू मिलेगी, किसकी? एवी की। इज क्लियर? तो यहाँ पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा, एवी इज अ फंक्शन ऑफ, एवी इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं था। ठीक है, नोट में लिखेंगे सीसी वाज नॉट फंक्शन, सीसी वाज नॉट अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर एवी लिखना है, एवी का एक्सप्रेशन भी वैसा है, यहाँ पर लॉग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्टली डेल्टा सिग्मा। दिस एक्सप्रेशन नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ये आपने याद रखना है। सीसी का एक्सप्रेशन क्या था? डेल्टा ई लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन अभी के लिए आपने याद रखने हैं। ठीक है, नोट दिस। चलें आगे। Next we have coefficient of volume compressibility, that is third coefficient, coefficient of volume compressibility, और इसको हम डिनोट करते हैं mv के साथ, और इसको लिखा जाता है mv is equal to change of volume per unit volume, volume change per unit volume किसके कारण चेंज आएगा? स्ट्रेस के कारण, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या बनेगा एमवी का? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा सिग्मा बार। 1D कंसोलिडेशन है आपका। ठीक है, तो 1D कंसोलिडेशन में आपको कल फॉर्मूला कराया था, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच, क्या याद है? ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा एच ओवर एच डिवाइड में डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, आगे मैंने आपको एक फॉर्मूला और कराना है, शायद आप लोगों ने फॉर्मूला देखा भी होगा कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेटलमेंट, डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। कभी देखा है फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट का। इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करके देखेंगे जरा, तो क्या बनेगा? डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार, इंटू डेल्टा सिग्मा बार। ठीक है, एवी कुछ पढ़ा आपने पीछे? एवी सेकंड में, एवी, एवी क्या होता है? डेल्टा ई अपॉन
डेल्टा सिग्मा बार, इसको यहाँ पुट कर लेंगे AV upon 1 plus E naught. This is the value of volume of compressibility, coefficient of volume compressibility, MV equal to AV plus E naught. याद कर लेना इस फॉर्मूला को डायरेक्टली, ठीक है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, याद करें आप फॉर्मूला, ठीक है। तो तीन फॉर्मूलाज हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, AV का, MV का और CC का। CC AV, CC डेल्टा E अपॉन क्या है, लॉग सिग्मा 2 बार अपॉन सिग्मा 1 बार, AV इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, 1 2 3। एक और कोफिशिएंट होता है, नोट, एक और कोफिशिएंट होता है जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। वो आपका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करता। मैग्नीट्यूड समझते हैं कि सेटलमेंट कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है दैट इज CV, वो आपका हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। टाइम रेट होता है कितना टाइम लगेगा कंसोलिडेशन होने में। हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्वेश्चन बनता है कि टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन किस कोफिशिएंट से देखी जाएगी, चारों कोफिशिएंट दे देगा ऑप्शन में, तो आंसर क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, CV इज डिटरमाइंड, ठीक है, CV इज डिटरमाइंड इन ओडियोमीटर टेस्ट। ओडियोमीटर टेस्ट से या कंसोलिडेशन टेस्ट से हम लोग निकाल सकते हैं CV। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, CV is determined in odometer test. Note this. ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो परमेबिलिटी होता है K is also determined by ओडियोमीटर टेस्ट। ये भी लिख लो, परमेबिलिटी, सॉइल का कितना परमेबिलिटी है ये भी आप कंसोलिडेशन टेस्ट के अंदर निकाल सकते हैं। तो अपने काम की यहाँ दो चीजें, CV और परमेबिलिटी, दोनों ही ओडियोमीटर टेस्ट से निकल जाती है। ये अपने नोट में बनाकर लिख लेना है, ठीक है। फैक्चुअल चीजें हैं, ये एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। डन, यस सर। next topic is computation of settlement। computation of settlement, computation of settlement का मतलब यहाँ पे ये है, पहले केस में हम लोग देखो इमीडिएट सेटलमेंट को हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वो शैलो फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इमीडिएट सेटलमेंट किसका पार्ट होता है, ज्यादातर ग्रैनुलर सॉइल्स का, ठीक है। इसको हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी कंसोलिडेशन जो पानी के निकलने के कारण हो रही है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन के अलग फॉर्मुलेज हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी कंसोलिडेशन के फॉर्मूले, ठीक है। तो सम रिलेशनशिप्स टू कैलकुलेट the primary settlement या primary consolidation settlement, ठीक है। और सबसे पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे इंट्रोड्यूस कर दिया दैट इज डेल्टा H अपॉन H या H नॉट इक्वल टू
डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एच क्या आएगा, आपका सेटलमेंट आएगा। ठीक है, दिस इज प्राइमरी सेटलमेंट, कि पानी निकलने के कारण क्ले लेयर के अंदर कितना सेटलमेंट आया उसकी हाइट में। ठीक है, आपको पता है 1D कंसोलिडेशन है, जो भी चेंज आना है वो हाइट में आना है या थिकनेस में चेंज आना है। एच नॉट हो गया आपका ओरिजिनल थिकनेस, डेल्टा ई change in void ratio, and E naught initial void ratio, initial void ratio। ठीक है, this is the first formula। ठीक है, second is इसी फॉर्मूले से हम लोग ड्राइव करेंगे, डेल्टा H is equal to डेल्टा E 1 plus E naught into H naught। डेल्टा E AB का फॉर्मूला देख लो, AB इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। पुट कर दो यहाँ पे डेल्टा E को, वो आ जाएगा AB इंटू डेल्टा सिग्मा बार इंटू H नॉट अपॉन 1 प्लस E नॉट। 1 प्लस AB अपॉन 1 प्लस E नॉट पीछे पढ़ करके आए हो कुछ, क्या होता है? MV होता है, MV डेल्टा सिग्मा H नॉट बार। क्वेश्चन में डायरेक्टली MV का वैल्यू देगा आपको और बोलेगा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ये है, ओरिजिनल थिकनेस ये है, डेल्टा H निकालो। बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ, और इस फॉर्मूले से तो हर बार बनता है लगभग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं फॉर द कंपटीशन ऑफ सेटलमेंट व्हिच इज प्राइमरी। यहां से डेल्टा एच मिलेगा, दैट इज आल्सो प्राइमरी सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। डन। हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर NC सॉइल, जिसके लिए करंट इफेक्टिव स्ट्रेस इज द मैक्सिमम for NC soil। You know, for NC soil CC is the coefficient of आपका compression index which represents your compressibility, CC। Look at the formula, delta H is equal to CC dot H naught upon 1 plus E naught log 10। इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर में कुछ इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस ऐड हो गया तो टोटल इफेक्टिव बन गया इस तरह से। दिस इज द फॉर्मूला। हैव यू सीन दिस फॉर्मूला बिफोर? देखा है पहले फॉर्मूला ये? यस सर। यहाँ पे सीसी आपका कंप्रेशन इंडेक्स है, और ये कंप्रेशन इंडेक्स आप लोग जनरली इस फॉर्मूले के अंदर निकालते हो तो इंपेरिकल रेशन से निकालते हो। तो इंपेरिकल रेशन क्या मिलके आता है आपको? 0.009 WL-10, अभी पीछे कराया। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? 0.007 WL-7, रीमोल्डेड क्ले के लिए। एंड दिस इज फॉर अनडिस्टर्ब्ड क्ले फॉर मीडियम टू लो सेंसिटिविटी। ठीक है, जनरली इस केस में आप फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला लगाएंगे पर जनरली आपके यही फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने वहां पे 6 लिखा दिए आपको। ई नॉट योर इनिशियल वॉइड रेशियो, सिग्मा नॉट बार, तो इसको बोलते हैं इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर, और ये क्या हुआ? चेंज या इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है,
अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस किस सॉइल के लिए है? सिर्फ एनसी सॉइल के लिए, क्योंकि हमने कोफिशिएंट कौन सा यूज किया है इसमें? सीसी। क्लियर है? अब क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मूला ज्यादा लंबा है, तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं इस फॉर्मूला पे वो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कम बनते हैं। गाइड का बन सकता है, ठीक है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा होता है क्वेश्चंस करने का। अब जेई लेवल पे फॉर्मूले का एक्सप्रेशन पूछना भी थोड़ा मुश्किल है, इस तरह का पूछेगा तो एक्सप्रेशन पूछ सकता है, कोई पता नहीं, वैसे उधर से उठा ले, ठीक है। फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया आपने, कर लोगे। मैं कोशिश करूंगा इस पे आपको एक क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है, तो आपको ताकि समझ आ जाए इसका। नेक्स्ट इज ये फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला में क्या है कि लिखता हूं मैं, फिर बताता हूं। इफ द सॉइल इज ओवर कंसोलिडेटेड, तो उसमें चेक करना है, देन चेक कि जो आपने स्ट्रेस लगाया है, एक तो आ गया इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तो क्या ग्रेटर है, ग्रेटर देन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस? क्योंकि अगर ये चीज ग्रेटर होगी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से, तो अब आपका सॉइल किसके अंदर चला जाएगा? नॉर्मली कंसोलिडेशन में। समझ आया पॉइंट? ये क्या है? जो स्ट्रेस लगा रहे हैं सॉइल पर, ठीक। सिग्मा नॉट था, सिग्मा नॉट ऐसे समझेंगे कि जब सॉइल पर कुछ नहीं है, ठीक है, किसी लेवल पे बता देता है कि ये आपकी वैल्यू सिग्मा नॉट है, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर, मतलब सॉइल के वेट के कारण। उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया तो वो बता देता है कि कितना इंक्रीज कर दिया टोटल स्ट्रेस में, कितना इंक्रीज कर दिया टोटल स्ट्रेस में, यानी कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो इसके कारण आप कंप्यूट करते हो। तो अब इन दोनों चीजों में प्लस करना पड़ेगा, सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार। उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सिग्मा सी बार से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अगर अभी भी छोटा आ रहा है, अभी यहाँ तो हमने ग्रेटर देन लिखा, अगर अभी भी छोटा आ रहा है तो सॉइल किसमें रहेगा? रिकंसोलिडेशन स्ट्रेस के पीछे ही रहेगा, मतलब रिकम्प्रेशन कर्व में ही रहेगा सॉइल। तो वहां पे सिर्फ क्या यूज होगा? सीआर यूज होगा। अगर सॉइल प्री कंसोलिडेशन स्टेज से आगे चला गया, मतलब सिग्मा नॉट उसकी यहाँ की वैल्यू है कहीं, और उससे कर्व यहाँ से होके फिर वो आगे चला जाएगा इस तरह से, तो उसमें सीआर भी यूज होगा, सीसी भी यूज होगा। मेरा पॉइंट समझे? उसमें दोनों कंप्रेशन इंडेक्स आपके यूज होंगे। तो ठीक है, तो यहाँ हम केस पढ़ रहे थे, इसको मिटा देता हूँ, फिर जैसे लिखूंगा वैसे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले ये चेक करो, देन चेक कि इनिशियल ओवरबर्डन में इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज इन इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस जुड़ने के बाद क्या प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से बड़ा हो गया वैल्यू? ठीक है, तो अगर हुआ है इज ग्रेटर देन और नॉट, ठीक। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ तो सॉइल किस में रहेगा? रिकम्प्रेशन में ही रहेगा। यूज रिकम्प्रेशन इंडेक्स, यूज रिकम्प्रेशन इंडेक्स सीआर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू सी आर, सेम फॉर्मूला, एच नॉट 1 प्लस ई नॉट लॉग 10, ठीक है। इंक्रीज कहाँ कर रहे हैं? इनिशियल ओवरबर्डन से, और कहां तक कर रहे हैं? प्लस डेल्टा सिग्मा बार। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। सेकंड फॉर्मूला इस केस में, इफ सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार इज ग्रेटर देन प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। अब प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से आगे चल गया, मतलब सॉइल नॉर्मली में पहुंच गया, तो रिकम्प्रेशन भी यूज करना है और दूसरा भी यूज करना है। तो फॉर्मूला इस तरह से आएगा, पहले रिकम्प्रेशन का कंपोनेंट लिखोगे 1 प्लस ई नॉट, ठीक है। यहां बेस में वैल्यू क्या रखोगे? इनिशियल ओवरबर्डन। कहां तक रिकम्प्रेशन यूज हो रहा है? अब इस ग्राफ को देखो, दिस इज रिकम्प्रेशन। आपने कहीं यहां से शुरू किया कर्व, कहीं यहां से शुरू किया कर्व, तो आपने क्या वैल्यू ली है? सिग्मा नॉट बार, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। उसमें आपने कितना लगा दिया? कुछ डेल्टा सिग्मा ऐड किया, ये उसमें किया आपने डेल्टा सिग्मा बार ऐड, वो कुछ वैल्यू बना होगा, ठीक। तो कर्व आपका पहले रिकम्प्रेशन में गया, फिर आपका नॉर्मली कंसोलिडेशन में गया। तो इस रीजन के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? सीआर। इस रीजन के लिए क्या यूज करोगे? सीसी। अब सीआर कहां तक रहेगा? सिग्मा नॉट से लेके
सिग्मा सी बार तक ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा बार से लेके सिग्मा सी बार। आई आपको समझ आई बात? प्लस करूंगा इसके अंदर सी सी एच नॉट 1 प्लस ई नॉट log 10। अब मुझे शुरू कहां से करना है, सिग्मा सी बार से, सिग्मा सी बार, और लगा कितना है, इनिशियल ओवरबर्डन प्लस डेल्टा सिग्मा बार। फॉर्मूला समझ आया? नोट करें इसे। तो ये 4 फॉर्मूले हैं आपके कंसोलिडेशन के, ठीक है, सेटलमेंट के, प्राइमरी के। तो इन चारों को याद रखना है, कुछ मुश्किल नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। लेट अस रिवाइज दिस फॉर्मूलास। नोट हो गए सभी? चलो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बोलेंगे, डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 सेकेंड फॉर्मूला, डेल्टा डेल्टा एच इक्वल टू एम वी डेल्टा सिग्मा एच नॉट। और आपके लिए जीके एसएसबी के लिए 2 फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही है? थर्ड फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू सी सी एच नॉट प्लस 1 प्लस सिग्मा नॉट डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट। फोर्थ फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू सी आर एच नॉट 1 प्लस ई नॉट log 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार। फिफ्थ फॉर्मूला, ये सिर्फ ये कब लगाया हमने फॉर्मूला, जब ये दोनों मिलकर भी स्ट्रेसेस की स्ट्रेस को पार नहीं कर पा रहे हैं सिग्मा सी को, तो उसके उधर तक ही रहेगा स्ट्रेस का वैल्यू। मतलब कि ग्राफ इस तरह से है, यहाँ सिग्मा नॉट से शुरू किया और यहाँ तक ही पहुंचे हम, इस स्ट्रेस तक ही, डेल्टा सिग्मा ऐड करके भी, तो कर्व तो यहीं तक ही रहेगा, ये थोड़ी लगा देंगे सिग्मा सी बार हम। नेक्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू सी आर एच नॉट 1 प्लस ई नॉट log 10 सिग्मा नॉट, अब इसको ले जाएंगे सिग्मा सी तक, प्लस सी सी एच नॉट 1 प्लस ई नॉट log 10, ठीक है। उसके बाद सिग्मा सी से शुरू करेंगे, सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार। तो ये 5 फॉर्मूले हैं। ये केस तब है when sigma naught plus delta sigma bar is greater than pre-consolidation stress. अब आप लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। Let us do some questions on this. करवाऊं क्वेश्चन? नोट हो गया सबको? Question. The natural void ratio of saturated soil, saturated clay strata 3 meter thick is 0.90. The final void ratio of the clay at the end of consolidation, is expected to be 0.71. The total
consolidation settlement. The total consolidation settlement of the clay strata is option A 30 centimeter, option B 25 centimeter, option C 20 centimeter, option D 15 centimeter. बताएं। निकला आंसर? कनेक्टेड हो आप लोग? सर निकाल रहे हैं बस। 40 हो गया। सर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक बार बिल्कुल सही 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैचुरेटेड क्ले स्ट्रैटा इज 3 मीटर थिक। अच्छा 3 मीटर थिक है तो एच नॉट कितना है उसका? 3 मीटर है। नेचुरल वॉइड रेशियो बोल रहा है 0.90। द फाइनल वॉइड रेशियो ई फाइनल इक्वल टू दैट इज 0.71। तो डेल्टा ई कितना आया? 0.90 माइनस 0.71 दैट इज 0.19। द टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो हमें डेल्टा एच निकालने को बोला। फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो डेल्टा एच ई, डेल्टा ई कितना आया है? 0.19। 1 प्लस ई नॉट कितना है? ये आ गया, ये 1.90 इंटू 3 मीटर। ये हो जाएगा ऐसे वैसे, ये 10 हो गया। ठीक है, 3 मीटर मतलब कि 300 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, टेक नोट। डन। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यू है दिस इज 0.7। अगर इस तरह से दिया होगा तो आपको पता नहीं कि वॉइड रेशियो कहाँ प्लेस करना है। ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे सिग्मा बार यहाँ प्लेस करना है। दिस इज 17 एंड दिस इज 17.5। अब देखो कर्व दिया है तो हमें डेफिनेटली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा? एवी। ठीक है, तो पूछ रहा है एवी कितना है। ऑप्शंस आर 0.00। प्रेशर जो आपको दिया है वो टन्स पर मीटर स्क्वायर में दिया है, 0.050 मीटर स्क्वायर पर टन। बी ऑप्शन इज
0.073 meter square per ton. C is 0.20 meter square per ton, and D is 0.25 मीटर स्क्वायर पर टन। तो सी ए भी आपका क्या है, डायमेंशन लेस नहीं, आपका सीसी डायमेंशन लेस था, क्योंकि यूनिट दे रखे हैं, यूनिट आप निकाल भी सकते थे वहां से। जी सर, 0.2 मीट्रिक टन मीटर स्क्वायर पर टन। 0.2 चेक करेंगे। एवी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखाया था आप लोगों को, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। डेल्टा ई चेंज कितना आ रहा है, 0.10, 0.7 माइनस 0.6। डेल्टा सिग्मा बार कितना है, 0.50, तो कितना बन गया, 0.2 बन गया। अब वॉइड रेशियो का तो यूनिट होता नहीं है, तो इसका यूनिट क्या दिया है, टन पर मीटर स्क्वायर, तो हो गया मीटर स्क्वायर पर टन। ठीक है, आंसर इज सी, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following soil has stress strain response similar to that of dense sand? कहता है किसका सॉइल का स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पांस उसी तरह से है जिस तरह से डेंस सैंड का होगा। तो अगर क्ले में सोचेंगे, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है, ऑप्शन ए ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, हैविंग हाई ओसीआर, ओसीआर ज्यादा है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हैविंग लो ओसीआर। ऑप्शन सी normally consolidated clays, and option D unconsolidated clays। पहला वाला सर। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए, जिसका पहला वाला। ओसीआर ज्यादा है। ओसीआर ज्यादा होगा तो ओवर कंसोलिडेटेड, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसने ज्यादा स्ट्रेस फेस किया होगा पहले, तो आंसर इज ओवर कंसोलिडेटेड क्ले इज हैविंग ओसीआर। एक बात और याद रखना, डेंस सैंड की तरह आपकी स्टिफ क्ले भी बिहेव करती है। क्या है, स्टिफ क्ले, ये नोट में रख लेना, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि डेंस सैंड की तरह कौन सा क्ले बिहेव करता है, दैट इज स्टिफ क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, initial and final void ratios of a clay sample in a consolidation test are 1 and 0.5 respectively. If initial thickness of sample is 2.4 centimeter, then the final thickness कुछ पहले जैसा क्वेश्चन जैसा ही है, final जी सर। thickness will be final thickness will be। हरमीत कौर क्लास लगा रही है, हरमीत कौर देखना जरा। नहीं सर, वो नहीं लगा रही है सर। नहीं लगा रही, यूनुस बोल रहे हो आप? ठीक है, वो लगा आप रही में से थी। डिप्लोमा, ठीक है, तो आप में से कितने डिप्लोमा वाले बच्चे हैं? आप में से कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है कोई? नहीं है, चलो ठीक है।
चलो निकालो क्वेश्चन। डीएस का सर इसका ई नॉट तो 1 है सर। बी नॉट 1 लिया है ना। 1 + 1 तो हो गया सर 2। 2.5 अच्छा ठीक है, ये ई नॉट 1 है, ठीक है। जी सर वो सर ये 0.6 आता है। 2.6 आ रहा है सर। 0.6 डेल्टा से ई कितना 2.8। आ गया आपका 0.5/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, दैट इज 0.25 आपका आ गया ये, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, एच नॉट में से डेल्टा एच माइनस कर लिया, इंटू एच नॉट भी तो करना है यहाँ पर। ये आपका डेल्टा एच कितना आ रहा है, ये डाटा सर 0.6 0.6 आता है। इंटू into एच नॉट 2.4 into 2.4 that's equal to 1.2 1.6 आ रहा है। पॉइंट, फिर 1.8 आंसर आ रहा है। 1.8 1.8 सेंटीमीटर कंसोलिडेशन हुआ है, तो डेल्टा एच में तो आपको क्या दिखेगा, फाइनल थिकनेस में तो डिक्रीज दिखेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल 2.4 था, उसमें से माइनस डेल्टा एच कर दिया, जितना चेंज आया तो आंसर वी गेट 1.8 सेंटीमीटर। डन। Done sir। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduction of volume in soil primarily due to squeezing out of water, क्या बोलेंगे, consolidation which consolidation, squeezing of water from voids, प्राइमरी। तो आंसर आपका क्या होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर बोलेगा रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम इन सॉइल but when this effective stress is constant, under constant effective stress, so you will write secondary consolidation. Done. ठीक है। Next question. Compression index of soil helps to determine option A, option B, option C, option D. Total time required for consolidation,
क्या सही है गलत है? गलत है सर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन, ये भी गलत है। टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर, सेटलमेंट बोल रहा है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले। तो क्या आंसर होगा? डेल्टा एच तो निकाला आपने कंप्रेशन इंडेक्स के साथ, जी सर, जी सर। ठीक है ना, सीसी का हाँ, फॉर्मूला सर, लगा के, कंडीशन है। ठीक है। इस तरह से ये मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन रहते हो गए हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन given that for an over consolidated clay soil deposit, the pressure under which the deposit has been fully consolidated in past is 125 kilonewton per meter square, and the present overburden pressure is 75 kilonewton per meter square, then the OCR पूछ रहा है, then the OCR will be option A 75 upon 125, option B 50 upon 75, C 125 over 75, D 200 upon 75। बताओ। 125 by 75 C option. तो आपको बता रहा है कि डिपॉजिट हैज बीन फुली कंसोलिडेटेड किस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग 125, तो 125 क्या हो गया, सिग्मा सी बार हो गया। और कहता है जो अभी का प्रेजेंट ओवरबर्डन है दैट इज 75 ओनली, दिस इज करंट, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस करंट इज लेस देन ये तो दिख रहा है सामने। ओसीआर क्या होता है, सिग्मा सी बार अपॉन सिग्मा, दैट इज 125 अपॉन 75। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ओसीआर पे क्वेश्चन भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if saturated soil sample is consolidated, comma, the degree of saturation will be, fill in the blanks रखता हूँ, देखता हूँ कौन आंसर देता है। will fill in the blanks, reduce होगा इंक्रीज होगा, बताओ क्या होगा। रिड्यूस होगा। ऑप्शन ए reduce, ऑप्शन बी increase, ऑप्शन सी remains constant, and option D becomes zero. If saturated soil sample is consolidated, the degree of saturation will क्या रहेगा? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था, during the whole consolidation process the saturation remains 100%। देखो यार, सॉइल पार्टिकल दूर दूर थे, पानी ज्यादा था अंदर, अब पानी निकल गया, सॉइल पार्टिकल पास पास में आ गए, पर पानी जो निकला है वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर निकला है। समझ आ रही है? जितना एक्सेस बनता है उतना निकलता है, ऐसा थोड़ी कि पानी निकल के हवा आ जाएगी अंदर बिलो वाटर टेबल। समझ आ रहा है? will remain constant। मतलब क्वेश्चन कराना सही रहेगा आप लोगों को, मुझे लगा ये कर लोगे आप। चलो नेक्स्ट,
एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ, आराम से शाम को करके आना, शाम को क्लास होगी आपकी, ठीक है आज, तो मैंने ही लेनी है। ठीक है सर। क्वेश्चन में सोचा कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, बट एक बार आप कर लोगे क्वेश्चन तो यू विल गेट अ फील ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड clay stratum of 3 meter thickness has two permeable layers at top and bottom. The liquid limit and initial void ratio of the clay are 36% and 0.82 respectively, while the initial overburden pressure at the middle of clay layer is 2 kg per centimeter square. Due to construction of new building, this pressure increases by 1.5 kg per centimeter square. Compute probable consolidation settlement of the building. कहता है बिल्डिंग कितना सेटल करेगा हमने निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन इज कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग करके आना इसे शाम के। सर ई नॉट 0.82 32 0.82 क्या बोल रहा है कि पहले बिल्डिंग नहीं बना था तो प्रेशर कितना था, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर इतना था, बिल्डिंग बनने के बाद 1.5 बढ़ गया, तो फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा इसमें। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू CCH0 अपॉन 1 प्लस E नॉट log 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट, ठीक है। फॉर्मूला देखना और उसको अप्लाई करना एंड शाम को बात करेंगे कितना आता है, ठीक है। शाम को अगेन मिलेंगे 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है। सर ये वीडियो डाल दो सर। हाँ वीडियो डाल देते हैं। सर कल वाली वीडियो सर अपलोड कब होगी सर? बस अभी कर देता हूँ। ओके सर आप ये स्लाइड थोड़ी ऊपर कर दीजिए 1 मिनट। ऐसे हाँ थोड़ी और सर, और सर 1 मिनट सर, थोड़ा नीचे सर, 1 मिनट। बाकी आप लोग वो जो किताबें हैं ना सूद वगैरह, उनसे भी क्वेश्चन कर लिया करो थोड़े थोड़े, ठीक है। फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा डर लगता है हमें, क्योंकि वो कहीं से भी आ जाते हैं, उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फैक्चुअल डाटा होता है। तो वो आप लोग मैक्सिमम तभी कवर होंगे जब आप अलग अलग तरह के बुक से वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्चुअल डाटा आप क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे पूरा, ठीक है। तो वो आपको उसके लिए सोर्स करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसमें आप थोड़ी मेहनत करना शुरू करो, वो चीज आपको बहुत काम आएगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। कंसेप्चुअल पार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, बाकी जो फैक्चुअल पोर्शन है वो अपने अपने एंड से करना है, ठीक है। वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। डन। ओके सर, हैव अ गुड डे। ओके सर। हाँ यू टू हैव अ गुड डे, ठीक है। शाम को मिलते हैं। हाँ मैं बस वही काम करने लगा हूँ, वही काम करने लगा हूँ। ओके।